मैं एक बार जब फास्टिंग इंसुलिन कराने गया था एक मेरे पैथोलॉजी में, उस लड़की को फास्टिंग इंसुलिन के टेस्ट की कॉस्ट ढूंढने में 15 मिनट लगे। बोलते ना कि डायबिटीज मेरे कंट्रोल में। नॉर्मली जिस व्यक्ति को डायबिटीज होता है ना, मैं उसको बोलता हूं, हे भाई डायबिटीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम डायबिटीज के कंट्रोल में हो। लेकिन उसको लगता है मेरे डायबिटीज मेरे कंट्रोल में है। अगर आप इस एपिसोड से जग गए हो तो ये 4 टेस्ट कराओ। फास्टिंग इंसुलिन, GFR मतलब किडनी की टेस्ट, CRP, ये 4 टेस्ट करो। 4 टेस्ट के से समझो कि आप कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है। फिर लाइफ इज योर्स, चॉइस इज योर्स। मेरे प्रोजेक्ट की पहली कड़ी मैंने बताई। दूसरी कड़ी यह है कि अपने स्वास्थ्य की सही जांच कराओ। अब जांच क्यों की जाती है? नॉर्मली कोई कभी भी मुझे बीमारी न हो इसलिए कोई जांच नहीं करता है। नॉर्मली कुछ है प्रोजेक्ट्स कि ये प्रोफाइल वो प्रोफाइल, आप इतनी उम्र हो गई तो आप ये करके लो। नॉर्मली हमको कुछ होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि आज धड़कन बढ़ रही है मेरी, डॉक्टर जांच करता है। तो मैंने 13 जांच के दायरे बना के रखे। उसमें CBC है, LFT है, किडनी फंक्शनिंग है, लिपिड है। लेकिन ये तो प्राइमरी कंसिडरेशन है। 4 प्रमुख ब्लड टेस्ट मैं मानता हूं मेरे काम के, जो नींव है, फंडामेंटल से। और आपके माध्यम से, आपके ये YouTube माध्यम से मैं ये सबको समझाना या शेयर करना चाहता हूँ कि आप कहीं भी हो संसार में, ये 4 ब्लड रिपोर्ट्स आप करके आप आपके स्वास्थ्य का इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो सिद्धांत तो छोड़ दो, 7.4 ये सैद्धांतिक फिगर है। लेकिन अभी जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ वो सैद्धांतिक फिगर नहीं है, प्रैक्टिकल फिगर है। लेट अस जंप फ्रॉम सिद्धांत टू प्रैक्टिस। तो उसमें पहला है होमोसिस्टीन, दूसरा है फास्टिंग इंसुलिन, तीसरा है C रिएक्टिव प्रोटीन और चौथा है GFR। ये 4 रिपोर्ट जो है, ये 4 रिपोर्ट मेरी दृष्टि में, ये जो काम मैं लास्ट 20-25 साल से कर रहा हूं उसकी चतुस्सीमा है। ओके, 4 कॉर्नर्स है ये। आपको इसके अंदर ही रहना है। आप इसके अंदर रहोगे तो प्राइमरीली, मैं ये कहूंगा प्राइमरीली आप सुरक्षित रहोगे। आप सारे जो व्याधि है उससे बच जाओगे। ये जो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स अगर कहीं इंडिकेट, उसको हम मार्कर्स कहते हैं, पैरामीटर्स भी नहीं कहते उसको, हेल्थ मार्कर। इसमें अगर गड़बड़ है तो आपको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम फेस करने का मौका या प्रॉब्लम आ सकता है, नौबत आएगी। तो ये जो 4 आपने बताए जो टेस्ट्स हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इससे क्या मिलता है आपको? क्या समझ में आती है? क्या समझ में आती है बात? आप अगर, मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं, जस्ट टू नो हाउ मेन स्ट्रीम पर्सन विल रिएक्ट टू दिस प्रपोजल। जब भी पहली बार मैं गया वो लेबोरेटरी में, पैथोलॉजी लेबोरेटरी में, उसने देखा तो बोला इसका तुम क्या करोगे? ये 4 टेस्ट का क्या करोगे इसका? क्योंकि ये नॉर्मली बताई नहीं जाते, नॉर्मली नहीं बताए जाते हैं। और बताए भी जाते हैं तो उनका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है, मेरा इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है, उस पर भी थोड़ा विवाद हो सकता है। आप जाके पूछो कि मुझे फास्टिंग इंसुलिन कराना है तो किसने बोला तुमको? कौन बोला तुमको फास्टिंग इंसुलिन करो? तो बोला नहीं करो तो सही। मतलब प्रैक्टिकली ये हुआ। मैं एक बार जब फास्टिंग इंसुलिन कराने गया था एक मेरे पैथोलॉजी में, उस लड़की को फास्टिंग इंसुलिन के टेस्ट की कॉस्ट ढूंढने में 15 मिनट लगे। उनके पास एक चौपड़ी रहती है ना कि कौन सा टेस्ट उसकी क्या कॉस्ट, कौन सा टेस्ट, वो पन्ना पलट दी। 15 मिनट उसने पन्ना पलट। मैं उस लड़की को पूछा तुम कर क्या रहे हो? तो बोला फास्टिंग इंसुलिन आपको कराना है, लेकिन
हमारे लेबोरेटरी के चार्जेस कितने होते हैं फास्टिंग मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं 8 साल से काम कर रही हूँ, आज तक एक भी बंदा नहीं आया है जिसने फास्टिंग इंसुलिन कराया है। ये नौबत है। ये जो स्वास्थ्य फील्ड में काम करने वाले बंदे बंदियां हैं, उनकी ये हालत है, क्योंकि ये कोई कराता ही नहीं है। फास्टिंग शुगर बोलो, पोस्ट लंच शुगर बोलो, वो आम बच्चे को भी मालूम है, लेकिन फास्टिंग इंसुलिन किसी को मालूम ही नहीं है। ये करना होता है। तो आप बताइए इसका हाँ, क्या। तो ये जो पैरामीटर्स है, हाँ। ये 4 मार्कर जो है वो आपको आगाह करेंगे, वो आपको सिग्नल देंगे कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। वो कुछ बोलते हैं दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ वो तो दया है। को पता चलेगा कि दया कुछ तो गड़बड़ है, अंदर से कुछ अंदर से कुछ गड़बड़ है। मैं किसी दूसरे का उदाहरण क्यों दूं, मैं मेरा ही उदाहरण लेता हूं। माय मदर वॉज डायबिटिक। 20 साल मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाता था, 20 इयर्स। सुबह की गोली शाम को करो, शाम की गोली सुबह दो, ग्लाइसिड का ग्लाइकोमेट करो, ग्लाइकोमेट का ग्लाइसिड करो, 60 का 30 करो, 30 का 60 करो। हर बार हम जाते थे ना तो कुछ वो उलट पुलट करके वही घुमा फिरा के जो पहले 3 महीने में सुबह गोली दी थी वो इस 3 महीने में शाम को रखी। 60 की दी थी पावर की, वो 30 की करी। रोग वहीं का वहीं। सो ही वॉज जस्ट मैनेजिंग द शो, क्योंकि वो वैसा ही करने के लिए ट्रेंड था, उसका दोष नहीं है। बोलते ना कि डायबिटीज मेरे कंट्रोल में। नॉर्मली जिस व्यक्ति को डायबिटीज होता है ना, तो हम ये 4 रोगों पर बात करेंगे, तो उसमें डायबिटीज पर बात करेंगे। डायबिटीज मेरे कंट्रोल में है, मैं उसको बोलता हूं हे भाई, डायबिटीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम डायबिटीज के कंट्रोल में हो। लेकिन उसको लगता है मेरे डायबिटीज मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि वो ऐसा मम्मी को भी लगता था कि डायबिटीज कंट्रोल में है। तो ये होता रहा। बाद में फिर उसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ एंड शी एक्सपायर्ड एंड मैटर एंडेड। नाउ आई विल टेल यू माई स्टोरी। जिस व्यक्ति को डायबिटीज है उसके बच्चे को डायबिटीज होने की संभावना बढ़ती है। ये कोई माधव जोशी का निष्कर्ष नहीं है, सब संसार मानता है कि पेरेंट्स को अगर है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं मेरे ध्यान में बात है, चलो मैं भी चेक कर लूँ। मेरा शुगर चेक किया, फर्स्ट क्लास। मुझे लगा मैं बच गया, लेकिन मैं भ्रम में था। मैंने मेरा फास्टिंग इंसुलिन चेक कराया, वो 11.27 था। फास्टिंग इंसुलिन 11. अब नॉर्मली 3 से लेकर 5 तक रीडिंग आना चाहिए तुम्हारा। फास्टिंग इंसुलिन आपका जो है वो 3 से लेकर 5, ये अगर रेंज में है, इसका मतलब ये है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से काफ़ी दूर हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस से थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, अगर अवसर है मिले तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन मतलब डायबिटिक स्थिति से आप काफ़ी दूर हो। मेरा 11 था, मतलब 3 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जब ये 30 पहुंचता है, जब फास्टिंग इंसुलिन 30 पहुंचता है, तो 7.4 की जो समझ है उसके अनुसार वो व्यक्ति डायबिटिक होता है। ओके। तो मैं चर्चगेट से निकला, मुझे बोरीवली जाना है, नहीं चलो डोंबिवली लेते हो, तुम्हारी पिक्चर डोंबिवली वाली थी ना। मैं वीटी से निकला, मुझे डोंबिवली जाना है। अगर मेरा फास्टिंग इंसुलिन 11 है, उसका मतलब मैं कुर्ला तक पहुंच गया हूं। जर्नी पे हो 30 डोंबिवली। यू गेट? एग्जैक्टली। मैं वीटी में हूं, करेक्ट। मेरा 11 है, मतलब मैं कुर्ला तक पहुंच गया। डायबिटीज हुआ है क्या? मुझे नहीं हुआ है, बट ऑन द वे। लेकिन मैं उस तरफ जा रहा हूं। क्या जा रहा हूं? फिर मैंने मेरे फूड में परिवर्तन करके मुझे लगता है कि मैं अभी इस सेशन के मुझे कॉलर में टाइट ही रखना चाहिए, टाइट ही रखना चाहिए। अब आज मेरा फास्टिंग इंसुलिन 3.2 है। सो 11 से लेकर 11.26 से मेरा 3.2 हो गया है।
तो आज मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि कुर्ला से मेरी गाड़ी रिवर्स आ गई, अब मैं मस्जिद बंदर या सैंडर्स रोड की तरफ हूं। मैं अब वीटी में यार्ड में, अब मैं यूटी यार्ड में गाड़ी खड़ी है मेरी। आई एम इन अ सेफ जोन। मेरी मदर डायबिटिक होने के बावजूद आज मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि अगर ये मेरी जिंदगी लाइफस्टाइल रही तो मुझे जिंदगी में डायबिटीज होगा ही नहीं। क्या कोई डायबिटीज होगा नहीं ऐसा छाती ठोक के बोल सकता है? मैं बोल सकता हूं। ये थोड़ा ऑडेशियस लगेगा, ये थोड़ा लगेगा कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, लेकिन मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं ना उसका। मैं कोई कवि कल्पना नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है मेरा। इसको मैं रिवर्सल बोलता हूं। और मेरी सबसे विनती है, आप भी इस चैनल के माध्यम से सबको विनती करें। इनफैक्ट किसी ने तो मुझे कहा कि आप किसी ऐसे बंदे को कहो कि जो भारत के 130 करोड़ लोगों का इंसुलिन दिखेगा। फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ग्लूकोज का क्या चक्कर है? एक बहुत उम्दी केस मेरे पास है, नासिक की केस है। नासिक का शिविर चल रहा था। एक 35 साल की लड़की औरत थी। उसके जो हेल्थ केयर सिस्टम जो बैंक में काम करती थी, उनको एक पैकेज मिलता है कि बैंक की तरफ से जांच होती है। अनफॉर्चुनेटली वो जो उनका पैकेज था उसमें फास्टिंग इंसुलिन की एडिशन नहीं थी, वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट। सो 2012 की बात है सपोज। 2012 में उसका फास्टिंग शुगर 92। टेक्निकली 70 से लेकर 110 तक अगर फास्टिंग शुगर है उसको स्वस्थ माना जाता है। तो वो बीच में थी उसमें। 92 फास्टिंग शुगर। शी वाज हैप्पी, सेफ जोन, हस्बैंड हैप्पी, फैमिली हैप्पी एंड दे लिव्ड लाइफ हैप्पीली। 2013 क्योंकि शी वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट हेल्थ। मतलब कॉन्शियस लोग भी कैसे भ्रमित हो सकते हैं वो किस्सा बता रहा हूं। 2013 में शुगर 92, 12, 13, 14, 15, 16 शुगर 92, 95, 92, 95। सो दैट फैमिली वॉज वेरी हैप्पी कि शुगर इज इन कंट्रोल। वही वो मार खा गए। 2012 में उसने किया नहीं था ये टेस्ट, लेकिन क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ ये बोल रहा हूं। 2012 में शुगर 92, फास्टिंग शुगर 92, फास्टिंग इंसुलिन 12। ध्यान से सुनो। 2013 में फास्टिंग शुगर 92, लेकिन फास्टिंग इंसुलिन 20। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ होगा, उसने किया नहीं था। 2014 में फास्टिंग शुगर 92, लेकिन फास्टिंग इंसुलिन 25। 2016 में फास्टिंग शुगर 92, फास्टिंग इंसुलिन 30, और फिर 16 और 17 में डायबिटिक फास्टिंग शुगर 126 और इंसुलिन किया ही नहीं। मतलब उसका ध्यान शुगर का जो फिगर है उस पर था। ध्यान कहां होना चाहिए था? इंसुलिन पर होना चाहिए था। जो 15 मॉलिक्यूल्स ब्लड में फास्टिंग के स्थिति में रहते थे, उस फास्टिंग इंसुलिन की जो पावर है उसकी वजह से उसकी शुगर 92 टिकती थी। 92 टिकाने के लिए 2012 में 15 इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स पर्याप्त थे, सपोज फॉर एग्जांपल। लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ने लगी और 92 टिकाने के लिए 30 होने लगा एंड में। तो उसका पैंक्रियास थक गया। शुगर 92, लेकिन पैंक्रियास थक गया, और जिस दिन पैंक्रियास थक गया, इंसुलिन बनाना कम किया, उसकी शुगर बढ़ना शुरू हो गई। अगर 92 के साथ उसने अगर वो इंसुलिन भी किया होता तो समझ में आ जाता तो सबके 92 है, लेकिन इंसुलिन 15 है। और कितना होना चाहिए? वो मैंने अलार्मिंग है, मतलब वो अलार्मिंग है। वो 3 होना चाहिए था, 15 मतलब 5 times योर पैंक्रिया हैज टू वर्क मोर। ये मैसेज था उसमें। अगर 3 फास्टिंग इंसुलिन इज अ हेल्दी फिगर, तो 15 फास्टिंग इंसुलिन मतलब 92
शुगर मेंटेन करने के लिए आज 2012 में उसके पैंक्रियास को 5 गुना काम ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन उसके बारे में वो बेखबर थी, क्योंकि उसका जो मेडिकल केयर वाला बंदा था वो खुद बेखबर था, क्योंकि उनके पोर्शन में, उनके मेडिकल करिकुलम में इस तरह से सोचना इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि आपको लगता है कि ये जो जीव है जो माधव जोशी की शरण में आते हैं वही सिर्फ होते हैं, नहीं, उन जीवों में प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी होते हैं। तो बहुत सारे MBBS, MD, MS, एलोपैथी, होम्योपैथी, सारे लोग ये कोर्स करते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि उनके पोर्शन में ये नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि आप जिस अंदाज से इस सारी गतिविधियां देख रहे हो वो हमको उस अंदाज से हम नहीं देखते, हमको सिखाया ही नहीं गया है। उस गांव के है ही नहीं हम। वो हम गांव के हैं। दे डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, दे बिलोंग टू सम डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो अगर आप डायबिटीज और इंसुलिन डजंट ओनली गिव डायबिटीज, ये जो इलेवेटेड इंसुलिन, इसको हाइपर इंसुलिमिया कहते हैं, ये जो इलेवेटेड डायबिटीज है, इलेवेटेड इंसुलिन है, वो डायबिटीज भी देगा, ब्लड प्रेशर भी देगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा और बीपी भी बढ़ाएगा। उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, सिंड्रोम X कहते हैं। तो एक इंसुलिन को नहीं ढंग से देखा गया तो न सिर्फ डायबिटीज होने की संभावना है, लेकिन ये 4 जानलेवा बीमारी होने की संभावना है। वो होने के बाद आप फिर मैं एलोपैथी करूं, क्या होम्योपैथी करूं, कि निसर्गोपचार करूं, कि ये करूं, कि फलाना करूं, ढमका करूं, उसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। वो ना हो इसलिए पहले फास्टिंग इंसुलिन देखो। आपको बताओ, मुझे लायंस क्लब वाले ने बुलाया है लेक्चर के लिए, जायंट्स क्लब वाले ने बुलाया है, बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट क्लब्स है उन्होंने मुझे बुलाया है, उन्होंने मान किया, सम्मान किया। लेकिन जब मैं मेरा प्रोजेक्ट उनको बोलता हूँ कि आप देखो, लायंस क्लब वाले कहीं वो कूलर बिठाते हैं, गांव में कहीं पानी की व्यवस्था करते हैं, हॉस्पिटल में कोई उसको बेड की व्यवस्था है, जो भी मतलब अपने हिसाब से करते। उनको मैंने कहा था कि अरे ये करते, उसके साथ साथ आप फास्टिंग इंसुलिन की भी टेस्ट करो ना, जितने भी लायंस आपके जो मेंबर्स है उनकी टेस्ट कराओ और वो देख लो। लेकिन क्या पता वो आज तक वो बात में उनको ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाया, या फिर उन्होंने ढंग से सुनी नहीं। इट हैज़ नॉट हैपेंड। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे दुख इस बात का है, इतना जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, इतने लोगों को मैंने कहा है, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुनता है। नोबडी लिसन्स टू मी। हो सकता है क्या है, क्लार्क ग्रेड टू टेम्पररी फड़तूस मानुस, आम आदमी, आपका जो टाइटल है ना, बड़ा आम। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है, मेरे ख्याल से यहाँ का एक प्रॉब्लम है कि आप रिसर्च में ज्यादा वो नहीं करते, आप डिग्री, इस आदमी के पास ये डिग्री है तो ये सही है, ये सही है। लेकिन इसने इतना रिसर्च किया है या इतने साल इसमें डाले हैं और इसका इतने, अच्छा आपने कहा कि अनुभव भी है, अनुभव भी है, तो उस पे नहीं, लेकिन वो सुनते नहीं है मेरी बात, और इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि अरे तुम सुनते क्यों नहीं मेरी बात। नहीं, वो तो मेरे ख्याल से इट्स अ स्लो, आई मीन इट इज अ स्लो प्रोसेस, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर कोई करे तो हम बच सकते हैं डायबिटिक राजधानी बनने से, बच सकते हैं। मेरे ख्याल से ये ऐसे क्या कहते हैं, ये जैसी ये अपनी कैंपेन चल रही है कि रूट, आप रूट से हिला रहे हो ना, अप्रूव कर रहा हूँ, अप्रूव कर रहे हैं ना, तो थोड़ा समय जाएगा, तो ये रही इंसुलिन की स्टोरी। अब मैं आपको GFR की स्टोरी बताता हूं, जो दूसरा हमारा मार्कर है। अगर स्वस्थ व्यक्ति है, 18 साल का है, 20 साल का है, तो उसका GFR 130 के आसपास होना चाहिए। 100। GFR क्या दर्शाता है? आपके किडनी की फिल्टरिंग की क्षमता। उसका महत्व क्या है? अगर GFR सही है, हेल्दी है, उसका मतलब शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन्स सही मात्रा में आपकी किडनी शरीर के बाहर निकालती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट 7.4 की दृष्टि में क्यों है, मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा। आप तो कहेंगे कि माधव भाई, जो मराठी में कहते हैं ना, हरिदासाची कथा मूळ पदावर, बार बार मैं उसी पर आऊंगा। सारे टॉक्सिन्स एसिडिक होते हैं
हमने शुरुआत कहाँ से की थी? Correct. 7.4 एसिड अल्कली बैलेंस से शुरुआत की थी। Correct. सारे जो टॉक्सिन्स है वो एसिडिक होते हैं। अगर वो टॉक्सिन्स तुम्हारी किडनी ढंग से शरीर से बाहर नहीं फेंकती है और वो शरीर में जमा होते हैं तो शरीर अल्कलाइन बनेगा कि एसिडिक बनेगा? शरीर एसिडिक बनेगा। फिर से अगेन गो बैक टू स्क्वायर वन, वहीं से सारे प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। करेक्ट। तो किडनी की फिल्टरिंग की क्षमता दर्शाती है वो फिगर। अगर व्यक्ति 35 से 45 तक उम्र का है तो उसकी रफली 110 के आसपास। जैसे हम बूढ़े होते हैं, बढ़ते हैं, तो उम्र बढ़ती है, वो तो उम्र बढ़ती है तो थोड़ा उसमें डैमेज होता है, नेचुरल है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मरोगे भी नहीं ना, ऐसा नहीं ना। 7.4 में मरना भी है, डिग्निफाइड मरण है, ग्लोरियस मरण चाहिए। अगर 55 और 65 की उम्र तक पहुंचते हैं तो वो आंकड़ा 95 के आसपास आता है। अच्छा। सो जो 130 था वो 110 करके नॉर्मली एनी सीनियर सिटीजन फ्रॉम 65 ऑनवर्ड्स में भी 75 80 90 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 90 के नीचे आ गया उसका मतलब आपकी किडनी जितना जहर जो टॉक्सिन्स है बाहर फेंकने की क्षमता है वो खो गई है और आपको बीमारी होने की संभावना है। तो ये देखो, अगर 18 साल का लड़का है और उसकी 95 अगर उसकी फिल्टरिंग क्षमता है, मतलब उसकी किडनी 65 के उम्र में जितनी क्षमता होती है उतनी क्षमता 18 साल में उसकी हो गई है। फिर उसने कितना कोक पिया, कितना पेप्सी पिया, क्या खाया पिया, वो कितना पिज्जा खाया, कितने बार जोमेटो को घर बुलाया, उसका सब चित्रगुप्त कैसा वो उसका पाप और पुण्य का हिसाब रखता है ना, तो पूरा उसका चिट्ठा खोल देता है तुमने क्या पाप किया है। फिर सवाल ये उठता है क्या सिर्फ ये एक मार्कर है डराने के लिए? नहीं, हमारा शरीर इतना मिस्टीरियस है एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि ये जो गिरता हुआ फिगर है ना उसको फिर से हम इंप्रूव भी कर सकते हैं। अगर वो इंप्रूव नहीं करते थे तो फिर सिर्फ डराने की बात हो गई। तो मेरे पास ऐसे केसेस है कि उसका गिरा हुआ जो GFR है वो अगर सही ढंग से आप फूड में चेंजेस करो तो GFR बढ़ता भी है। मतलब देखो, किडनी डैमेज में दो हिस्से हैं। अगर वो रिवर्सिबल डैमेज है तो उस हद तक उसका GFR बढ़ेगा, टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे, वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। अगर एकदम बिल्कुल ही डैमेज हो गया है तो और डैमेज ना हो। एक बार हुआ ही है, देखो जब हम आगे के सेशन में मेन स्ट्रीम और मेरी कहाँ बनती बिगड़ती है ना उस पर बात करेंगे ना, तो उसका एक नमूना आपको अभी बता के रखता हूं कि आगे के सेशन में सुनने वालों की भी समझना चाहिए कि ये बंदा किस किस से उलझता है और जब उलझता है तो इस बंदे का आगे होता क्या है। आप किसी किडनी स्पेशलिस्ट को पूछोगे ना तो वो 60 मानते हैं, वो जो मेन स्ट्रीम वाले ना 60 मानते हैं, जो मैं 90 मानता हूं। फिर एक बार एक के साथ मेरे उलझ गया था मेरे से, तो मैं बोला 30 हो गया उसका। फिर भी वो बोलता है ठीक है ना, क्या है उसमें, चलता है। मैं बोला फिर 15 हो जाएगा तो फिर डायलिसिस करेंगे ना हम। अरे 30 का 35 करो, 35 का 40 करो, 40 का 50 करो और डायलिसिस से बचाओ उसको। ये 7.4 का हेतु है, दृष्टिकोण है। और 30 से 15 तक गिरने के लिए रुकना और फिर डायलिसिस करना, ये अलग अप्रोच हुआ काम का। तो हम तीसरे मार्कर पर आते हैं, वो है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसका क्या महत्व है? सारे जो व्याधि डिसीजेस है उसके पीछे एक कैनवास होता है और 7.4 ये मानता है कि वो जो कैनवास है वो इन्फ्लेमेशन का कैनवास है। इन्फ्लेमेशन इन इटसेल्फ इज नॉट अ डिसीज, करेक्ट, लेकिन वो एक मार्कर है एंड इन्फ्लेमेशन इज रिक्वायर्ड ऑल्सो, बट वेन इट गेट्स इनटू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फिर प्रॉब्लम है। तो ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से मार्कर है उसका रीडिंग कितना होना चाहिए जो चेक करना है, हमें 4 रीडिंग चेक करना है ना, तो उसका रीडिंग 0.5 to 1 ओके, इस दायरे में होना चाहिए। अच्छा, अगर आपके बॉडी में 0.5 to 1 इस दायरे में अगर आपका इन्फ्लेमेशन है
तो मेरी दृष्टि में आप स्वस्थ व्यक्ति हो। हम्म, अगर वो इन्फ्लेमेशन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसका मतलब मान लो आपको कुछ रोग हुआ नहीं है, लेकिन रोग होने की पूरी तैयारी शरीर में है। एंड दैट तैयारी इज इंडिकेटेड बाय दिस फिगर इज कॉल्ड सी रिएक्टिव प्रोटीन। ओके, हमारी लिवर इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में एक मॉलिक्यूल रिलीज करती है ब्लड में, ओके, उसको सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं। किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन, किसी भी हो, कहीं भी हो, इसकी एक खासियत है, इससे हमें पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन है, हाँ, लेकिन ये नहीं पता चलता कहाँ इन्फ्लेमेशन है, ये उसकी मर्यादा भी है। लेकिन कम से कम हमें पता तो चलता है कहीं ना कहीं कि इन्फ्लेमेशन है। और अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है, मतलब आगे जाके आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। अब वो पैर में होगा, पेट में होगा, चेस्ट में होगा या सिर में होगा, ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर वो इन्फ्लेमेशन क्या कम हो सकता है। सेम लाइक GFR, अगर इन्फ्लेमेशन है तो वो कम होने की भी व्यवस्था है। अभी मेरे एक बंदी थी, उसका 13.6 था इन्फ्लेमेशन। ओ बाप रे, कितना होना चाहिए? 0.5 होना चाहिए। मतलब कितने गुना है? 26 टाइम्स उसका इन्फ्लेमेशन ज्यादा है। अच्छा, कॉलर काट करूंगा अपन। अब उसका इन्फ्लेमेशन 3 हो गया, वाओ, सिर्फ डाइट पे। सिर्फ डाइट। सो डॉक्टर्स जो करते हैं ना, उसको डायग्नोसिस बोलते हैं, और 7.4 प्रोग्नोसिस करते हैं। आज की स्थिति है, आगे क्या हो सकता है। मराठी में कानोसा असा आपला एक वर्ड तो है, basically- जस्ट लिसन, इससे- कि क्या है, गेस, तो इससे प्रोबेबिलिटी, घंटियां बजती है। घंटियां बजती है, क्या है भाई, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो हम उसको अलर्ट कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ये तुम्हारा 5 के ऊपर गया है, तो उसको नीचे लाना है। फिर ऐसी खाने पीने की व्यवस्था और सप्लीमेंट्स की व्यवस्था करेंगे और नीचे आता है वो। मैं जो बोल रहा हूं वो मार्कर्स है, बट एवरीथिंग इज करेक्टेबल। ये मेरे काम करने का पैशन है। अगर वो करेक्टेबल नहीं होता है तो फिर सिर्फ डरा धमकाने से क्या चलेगा उसका। अगर मैं मरने वाला हूं तो मुझे बताओ मत मरने वाला हूं, मैं मर जाऊंगा। लेकिन मैं इसलिए बोलता हूं तुम मरने वाले हो कि मैं एक ऐसी विधि दे सकता हूं जिसके तहत तुम ये सारा रिवर्स कर सकते हो। और चौथा मेरा फेवरेट मॉलिक्यूल है होमोसिस्टीन। नॉर्मली हम कोलेस्टेरॉल देखते हैं, वो LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड ऐसे बेसिक मार्कर है कि वो हमको दर्शाते हैं कि हमारे हार्ट को समस्या होने की कितनी संभावना है। और वो अगर ज़्यादा बढ़ा, कोलेस्टेरॉल 200 से 300 हुआ, 350 हुआ, तो हम एक स्टैटिन नाम की दवा रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, ताकि वो कोलेस्टेरॉल नॉर्मल पे आ जाए, 200 के नीचे आ जाए। अगर ट्राइग्लिसराइड है तो 100 के नीचे आ जाए। ये उसके हेल्थ मार्कर, और वो सही मार्कर है, मतलब कोई उसमें दोष नहीं है। लेकिन 7.4 की दृष्टि क्या है, जैसे ग्लूकोज को देखने के बजाय हम इंसुलिन के देखते हैं, वैसे ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL ये जो मार्कर्स है उनको देखने के बजाय मैं होमोसिस्टीन को देखता हूं। अब आप बोलोगे ये होमोसिस्टीन क्या बला है, क्या बला है? तो पहली बार मतलब मेरे ख्याल से होमोसिस्टीन ये मॉलिक्यूल है। मैं आपको पूछ रहा हूं अभी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो कोलेस्टेरॉल है वो हमारी जो आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज और कोई भी आर्टरीज है, उसको डैमेज करता है, ऐसा आपको लगता है क्या? ऐसा प्रचलित है, ऐसे लोग बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तब आपका हार्ट अटैक आता है। हाँ। लेकिन मराठी में कहावत है, चोर सोडून संन्याशाला बळी। उसको हिंदी में कहेंगे जो चोर है उसको अपने माफी दे दी, और बेचारा सन्यासी रास्ते से गुजर रहा था, उसको पकड़ा और उसको फांसी पे लटकाया। चोरी किसने की, खून किसने किया, उसने किया, लेकिन फांसी किसको हुई, वो सन्यासी को। तो मतलब चोर होमोसिस्टीन में है। चोर होमोसिस्टीन है, और आप बलि चढ़ाते हो कोलेस्टेरॉल की। ओके, बस मेरा कहना है कि जागो भाई, जागो। एक ध्यान में रखो, डैमेज होमोसिस्टीन करता है। तो वो क्या होता है डैमेज, मतलब क्या होता है? पहले होमोसिस्टीन क्या है समझते हैं। होमोसिस्टीन इज अ मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी।
होमोसिस्टीन हमारे खाने से नहीं जाता है। होमोसिस्टीन हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस की जो एक श्रृंखला है उसमें होमोसिस्टीन एक पड़ाव है। वो होमोसिस्टीन कॉरोजिव है। वो किसी भी जो हमारी रक्तवाहिनी खून जिसमें से बहता है उसके अगर अंदर की परत को वो टच करता है होमोसिस्टीन का मॉलिक्यूल तो वहां डैमेज होता है। ओके। हाँ, वो बिनाइन नहीं है, वो कॉरोजिव है। लेकिन हमारा शरीर ही वो बनाता है और हमारा शरीर ही उसको मिटाता है। उसको या तो सिस्टीन में कन्वर्ट होता है या मिथियोनिन में कन्वर्ट होता है। सिस्टीन भी बिनाइन है, मिथियोनिन भी बिनाइन है, लेकिन उसके बीच की जो स्थिति है होमोसिस्टीन वो डेंजरस है। वो डैमेज करता है और उस डैमेज जो अंदर की परत है उस डैमेज में कोलेस्टेरॉल जाके अटकता है। तो डैमेज किसने किया? होमोसिस्टीन ने। मतलब चोर कौन ठहरा? होमोसिस्टीन। और अटकता कौन है जाके? कोलेस्टेरॉल अटकता है। और हम फांसी किसको चढ़ाते हैं? तो कोलेस्टेरॉल कम करने की जो होड़ लगी है उसके बदले होमोसिस्टीन कम करने की होड़ लगनी चाहिए। अगर आपको हृदय की बीमारी से बचना है तो होमोसिस्टीन कम होना चाहिए। मनुष्य के शरीर में होमोसिस्टीन की मात्रा 0 होनी चाहिए थियोरेटिकली, ऐसे होती नहीं है। तो कम से कम वो इंसुलिन की तरह मैं कहता हूं 5 से कम होनी चाहिए ताकि आपके हार्ट में डैमेज की संभावना ना के बराबर होगी। और हम तुले हैं स्टैटिन लेके कोलेस्टेरॉल कम करने में। मराठी में कहते हैं आग रामेश्वरी बम्ब सोमेश्वरी। मतलब आग कहाँ लगी है? रामेश्वर में लगी है। और आपने वो इंजन कहाँ भेजा? सोमेश्वर को भेजा। तो रामेश्वर की आग कैसे बुझेगी अगर आप बम्ब सोमेश्वर को भेजोगे? तो हमारी जो स्वास्थ्य की और डिसीज की और मार्कर की जो समझ है ना, बुनियादी रूप में मैं उसे सहमत नहीं हूं। और जो बंदा बुनियादी रूप में बेसिक समझ से ही सहमत नहीं है तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि आगे के सेशंस में मैं क्या बोलने वाला हूं। तो बस मेरी विनती आपसे है और आपके जरिए सारे दर्शकों को है, संक्षेप में शक्कर, टी, कॉफी, पिकल, पापड़, बेकरी प्रोडक्ट, रिफाइंड ऑयल 100% नो। मैं तंबाकू और शराब की बात नहीं कर रहा हूं कि ये कोई बोलने की चीज है नहीं, वो बंद ही करना तो है। बाकी सब कर ही रहे हैं, बाकी तो दूर की बात है। पॉइंट नंबर 1। और अगर आप इस एपिसोड से जग गए हो तो ये 4 टेस्ट कराओ। फास्टिंग इंसुलिन, GFR मतलब किडनी की टेस्ट, होमोसिस्टीन, ये जो मैंने आपको बताया और उसके जो परिणाम बताए हैं क्यों करना है, CRP, ये 4 टेस्ट करो। 4 टेस्ट के से समझो कि आप कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है। फिर लाइफ इज योर्स, चॉइस इज योर्स। माई रोल इज टू उसको जगाओ। जगने के बाद क्या करना है, इट इज हिज डेस्टिनी और इट इज हिज डिसीजन। सो आई एम कंप्लीट अबाउट द पॉइंट। जो 4 बंदे मेरे जो 4 शत्रु है उनके बारे में मैंने आपको आगाह कर दिया। अब आप जाने और आपके दर्शक। इतने विस्तार से सब कुछ बताया, उसके मूल जो हैं इसके हम बिल्कुल आगाह नहीं है, किसी को खबर नहीं है, मालूम नहीं है। और जिस पैशन से और जिस क्या कहते हैं कमिटमेंट से आप इसको कर रहे हैं ये कमाल है। लेकिन मुझे बिल्कुल इसका वो है, विश्वास है कि आप आने वाली पीढ़ियों को, जो पीढ़ी है इनको आप स्वास्थ्य लाएंगे। और हम बड़े खुश हैं कि एक बहुत बड़े मिशन का हम एक भाग हुए हैं। ये 7.4 आपका जो मिशन है, और मेरे ख्याल से मतलब हमारे आसपास, और हम तो इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप तो पहले करते ही हो फॉलो, मतलब यू आर पार्ट ऑफ इट। जितना कन्विक्शन से हमारे मित्रों को भी पता चले कि ये क्या है, क्योंकि बोलने से नहीं होता है। ये आप जिस तरह से एक्सपीरियंसेस और अनुभव बता रहे हैं आपने ये कमाल के हैं। तो माधव जी, मेरे ख्याल से बहुत और इसमें खोली है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ बाकी है। शायद हम इसको क्या कहते हैं, ये तो ट्रेलर है, आखिर पिक्चर बाकी है। तो बाद में हम एक और कुछ लेके आएंगे। और मुझे बिल्कुल पता है कि बहुत बहुत आभार
और थैंक यू। यस, आपके पॉडकास्ट में मुझे बात करने का, सहयोग करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो कई सवालों का, कई मिसकंसेप्शन का शायद आपका शंका निरसन हुआ होगा, लेकिन अगर और कोई सवाल उठे होंगे तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे हम एक लिंक डाल रहे हैं, जो माधव जोशी का वेबसाइट है 7.4, उसमें आप पूछ सकते हैं सवाल, उसके जवाब आपको वहाँ मिलेंगे, या फिर हमारे कमेंट में भी नीचे आप सवाल पूछ सकते हैं, उधर भी आपको जवाब मिलेंगे। और अगर बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड या माधव जोशी का ये जो सारा काम अच्छा लगा तो आप हमें बताइए, हम उन्हें फिर बुलाएंगे और एक एपिसोड के लिए। धन्यवाद।